नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। आज कोरोना महामारी से जहां देश दुनिया में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं एक नई बीमारी जिसका नाम ब्लैक फंगस, और बिहार में तो वाइट फंगस ने भी अपना पांव जमा लिया है। आज जहां देश भर में इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दी गई है, वहीं कोरोना वायरस के बाद बिहार भी अब ब्लैक फंगस को आज महामारी घोषिट करने जा रहा है। बिहार का आयुर्वेदिक कॉलेज इस ब्लैक फंगस का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से करना को तैयार है। हालांकि आईएमए ने अभी ये कह के उसे रोक दिया कि अभी रिसर्च करने का वक्त नहीं, अभी इलाज करने का वक्त है। ब्लैक फंगस को लेकर वहीं हम इस ब्लैक फंगस को लेकर और आयुर्वेद कॉलेज के दावे को लेकर पहुँचे हैं आयुर्वेद कॉलेज, पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य के पास, जिनसे जानते हैं कि क्या वाकई ये आयुर्वेद के द्वारा कोरोना और ब्लैक फंगस जैसे महामारी का इलाज संभव है। ब्लैक फंगस को लेकर नुकसान जो हो रहे हैं या जिसका डर बना हुआ है लोगों के अंदर, उसको लेकर हम आज आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी के पास आए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या आयुर्वेद में कोरोना का और ब्लैक फंगस का इलाज है या नहीं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। जो है हम आपके पास आए हैं और दर्शकों, आज ब्लैक फंगस का एक बहुत लोगों में डर है और आज बिहार सरकार भी इसको महामारी घोषित करने जा रही, अन्य प्रदेशों में भी हो गया और बिहार में कई केसेस हैं। तो क्या आयुर्वेद इसका उपचार दे सकता है? देखिए, यह भी आपसे बताएं कि जो कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस हो, ये बीमारी होती है। बीमारियों का वर्णन हम लोगों के यहाँ आया है। पहले से इन बीमारियों का इस नाम से वर्णन नहीं है, लेकिन इस टाइप का जो है, इस तरह की बीमारियों का वर्णन है और उसकी चिकित्सा भी है। कोरोना में जो है, आप अभी देखे होंगे कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी एक्सेप्ट किया है, उसका प्रोटोकॉल हम लोगों को दिया है। चूँकि कोविड हॉस्पिटल यहाँ हमारा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट न दे करके जो आइसोलेटेड पेशेंट हैं उनको हम लोग जो है माइल्ड केस, मॉडरेट केस में एडवाइस कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें भी हम लोग एडवाइस कर रहे हैं। जो है पोस्ट कोविड वाले पेशेंट को अब हम लोग एडमिट भी करना चाहते हैं, धीरे धीरे कर भी रहे हैं। सीवियर केस का जो है, चूँकि हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है और आइसोलेशन में भी, आइसोलेशन वार्ड में सीवियर केस को हम कुछ गाइडलाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीवियर केस को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ आपको बतावें कि कोरोना हमारा जो दिल्ली में हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है आयुर्वेद संस्थान है, दूसरा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। वहाँ कोविड वार्ड बना हुआ है पिछले साल से ही और वहाँ करीब 3000 पेशेंट एडमिट होकर के ठीक हुए हैं और उसमें जो है मृत्यु दर ना के बराबर रही है। तो ये तो दुनिया, माने भारत सरकार भी मान गई है, पूरे दुनिया के लोग मान गए हैं कि आयुर्वेद की दवाइयाँ लाभ करती है। आप जानते हैं कि कोरोना में मुख्य रूप से कोरोना जो होता क्यों है, ये पहले आप समझ लीजिए कि कोरोना का अभी भी जो है कि कोरोना सबको हो सकता है, लेकिन सबको उस टाइप का लक्षण उभर करके नहीं आता है। जिसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है उसी पर ये रोग हावी होता है और उसी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देता है। अन्यथा बहुत सारे जो है आपको जो है कि जो जनरल पेशेंट हैं उनको हुआ होगा कोरोना, उनको पता भी नहीं चला होगा और ठीक भी हो गए होंगे। और आज भी जो डायग्नोस्ड केस भी हैं उसमें हम लोग जो है, हमारे यहाँ रसायन चिकित्सा जिसको आज इम्यूनिटी के नाम से पूरे देश में, पूरे दुनिया में लिया जा रहा है, इम्यूनिटी का सबसे पहला जो वर्णन आयुर्वेद में आया है, चरक संहिता में आपको जो है चिकित्सा स्थान में जो है रसायन चिकित्सा करके वर्णन किया गया है, जिसमें आपको जो है पूरा का पूरा बॉडी इम्यूनिटी की, हमारी आयुर्वेद का जानते हैं कि 2 उद्देश्य रहा है। एक, स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा, किसी तरह कोई बीमार हो जाए तो उसको ठीक करना। डॉक्टर, बीच हम रोक रहे हैं, ये जानना था, जैसे अभी आपने कहा कि कोरोना सबको हो सकता है, किसको आया और चला गया, ये तो पता नहीं चल पाता। मैं दूसरों को नहीं कहता, मैं अपनी ही बात कहता हूँ। मैं खुद एक एग्जांपल के रूप में कि अभी से 10 दिन पहले मैं भी बीमार पड़ा, हाई फीवर, जो कोरोना का लक्षण बताया गया उस तरह था। मेरे फादर भी पड़े। हम लोगों ने छोटा दवा और वही गिलोई और उसका सेवन करके आज हम फिट भी हैं। आज थोड़ा सा टेस्ट भी बदला, ये सब भी रहा और वीकनेस आई, लेकिन आज ठीक है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनको एक तरह से कहते हैं कि मानसिक रूप से अगर आपने कोरोना ले लिया तो आप पे, क्या ये सच है कि मानसिक रूप पे ही कोरोना आ रहा है, हावी हो रहा है? निश्चित रूप से जो है, देखिए बॉडी इम्यूनिटी जिसका कम होगा उसका जो है माइंड भी जो है, हम लोग कहते हैं कि मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होगी जब बॉडी इम्यूनिटी कम होता है। तो जो है पैनिक कंडीशन उन्हीं लोगों में हो रहा है जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनमें जो है लक्षण कम आ रहा है। अगर आ भी रहा है
तो एक चंद जो है जो 14 दिन 15 दिन मैक्सिमम जो है उसके बाद चला जा रहा है। दवाई अगर किया जाए तो भी, या दवाई नहीं भी किया जाए, अगर आपका डाइट भी ठीक है और आपका लाइफ स्टाइल ठीक है तो रोग ऐसे भी जा सकता है। हम लोगों के यहाँ जो दवाइयाँ देते हैं वो बॉडी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए देते हैं। जो गिलोय है, अश्वगंधा है, आंवला है, नीम है, इन सब दवाइयों का प्रयोग जो हो रहा है वो बॉडी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए हो रहा है। तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बॉडी इम्यूनिटी को इन्हांस जो रसायन चिकित्सा है वो जो है स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य को रक्षा भी करता है, और जो विकार हो जाता है, जो कि रोगी हो जाते हैं, उनके रोगों को भी ठीक करता है। तो ये हम लोगों के यहाँ जो है आपको जो है पहले से चला आ रहा है। उसी का आधार पर प्रोटोकॉल बनाया गया है भारत सरकार का। हम लोग भारत सरकार के प्रोटोकॉल को ही ध्यान में रखते हुए लोगों को ऑनलाइन जो है गाइड कर रहे हैं। उसमें भी स्पेशली माइल्ड और मॉडरेट केस को जो है, सीवियर केस में जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ उनको बतावें कि भाई वहाँ जाइए, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए। इधर आप देखे होंगे कि पोस्ट कोविड जो है प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, जिसमें ब्लैक फंगस और वाइट फंगस की भी बात है। सर, अभी तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव करते हैं। अच्छा, बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होती है जिसको दिए, तो बच्चों को लेकर पेरेंट्स जो डर गए हैं, ऐसे में बच्चों को कैसे, उनकी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखा जा सकता है आयुर्वेद के माध्यम से? देखिए, आयुर्वेद में जो है कि हम लोगों के यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या जो है आपको जो है सदवृत्त और आचार रसायन, थोड़ा हम लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करेंगे, चिकित्सकों से भी और समाज के लोगों से भी, कि आयुर्वेद की जो है जो बताई हुई चीज़ें हैं या जो परंपरा में लगी हुई चीज़ थी वो बहुत अनुसंधान के बाद आया था। कोई बने ऐसा नहीं है कि जो है झाड़ फूक के हिसाब से आया था। तो उन चीज़ों को अगर हम नियमित रूप से जो है अभी जो है आप जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या, उसका पालन करें, और बॉडी इम्यूनिटी इन्हांस, बच्चों को भी अगर बॉडी इम्यूनिटी बढ़ावें तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो है निश्चित रूप से हम लोग के यहाँ स्वर्ण प्राशन का एक आपको उल्लेख है। जो है स्वर्ण प्राशन हम लोग करा रहे हैं जनरल में। इस बार भी हम लोग करीब 160 बच्चों को दिए हैं। तो हम लोगों का स्वर्ण प्राशन से बॉडी इम्यूनिटी इन्हांस होता है, माइंड जो है आपको बॉडी दोनों डेवलप करता है। तो हम लोगों का मानना है, ये संभावना है कि अगर बच्चों का तीसरी जो लहर आने वाली है उसके पहले बच्चों को भी जो है इम्यूनिटी बूस्टअप करने वाली दवाइयाँ, जिसको हम रसायन चिकित्सा कहते हैं, इसको अगर अभी से लोग नियमित रूप से करावें, बच्चों के खान पान पर ध्यान दें, जो है फास्ट फूड वगैरह से उसको अलग रखें, तो हम समझते हैं कि तीसरी लहर को रोकने में हम लोग कुछ कामयाब हो सकते हैं जो है। और बार बार मैं कहूँगा कि कोई जो आयुर्वेद में जो चीज़ है उसको आँख मूंद करके सेवन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी ट्रायल सरकार के स्तर से भी, एलोपैथिक डॉक्टरों से भी हमारा निवेदन रहेगा कि जो है कि आंख मूंद करके हमारी बातों को न तो इग्नोर करें, न तो एक्सेप्ट करें, उसको विवेचना करें, उसको देखें, समझें, और देख समझ करके जो उसमें अच्छाइयाँ हैं उसको लें, जो बुराइयाँ हैं उसको छोड़ दें। जो है सब बुराई है आयुर्वेद में, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, और बहुत सारे एलोपैथ के डॉक्टर भी जो है आयुर्वेद के आधार पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो है। तो हम समझते हैं कि हम लोगों को इसमें सबको मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है जो है। ये स्वर्ण प्राश क्या, इसका थोड़ा डिस्क्रिप, जैसे बच्चों, छोटे बच्चे कैसे इसको क्या करेंगे, क्या है ये स्वर्ण प्राश, जरा इसको बताएं। स्वर्ण प्राशन जो है एक हम लोगों के यहाँ, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ संस्कारों की वर्णन है। संस्कारों में जो है गर्भ से लेकर के, गर्भ संस्कार से लेकर के एक ये भी आपको जो है संस्कार के रूप में आता है। इसको हर पुष्य नक्षत्र में हमारा शास्त्र जो कहता है, हर पुष्य नक्षत्र के दिन जो है हम लोग घी में जो है स्वर्ण भस्म होता है, जो है ब्राह्मी होता है, और एक दो दवाइयाँ होती हैं, उसको मिला करके उसको घुटवाते हैं। घुटवाने के बाद एक लिक्विड बनता है। उस लिक्विड को जो हम लोग उम्र के अनुसार जो है, बच्चों की एज के अनुसार उसको ड्रॉपिंग के माध्यम से, जैसे पोलियो दिया जाता था वैसे दिया जाता है। और साउथ में हमारे यहाँ भी करीब 3000 बच्चों को अभी तक हम लोगों ने जो है, 1 साल से हम लोग बीच में छूट गया था, तो जिसको हम लोगों ने ये देखा कि स्वर्ण प्राशन कराए, उसको बार बार होने वाला जो इन्फेक्शन वगैरह होता था उसमें काफ़ी कमी आई जो है। उसका जो है गार्जियन से भी हम लोगों ने डाटा रखा है कि उसके मानसिक और शारीरिक जो है गतिविधियों में डेवलपमेंट हुआ। तो हम लोग समझते हैं कि जो है केवल, हालांकि स्वर्ण प्राशन की बात हम नहीं कहेंगे, मैं फिर कहूँगा कि रसायन चिकित्सा बच्चों में भी दी जा सकती है। हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन है, हमारे यहाँ कल्प चिकित्सा का वर्णन है, हमारे यहाँ हर तरह की विधियों का जो है वर्णन है। बच्चों के लिए हमारा बाल रोग विभाग है जो है, बाल रोग विभाग में हमारे अच्छे डॉक्टर हैं,
उन लोगों से जो है समय समय पर जो है परामर्श ले करके उनका खान पान ठीक किया जाए, उनको रेगुलर घर में कुछ जो है खाने पीने वाली दवाइयाँ दी जाएँ, तो उससे जो है बच्चों का इम्यूनिटी इन्हांस होगा। जब बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, इम्यूनिटी इन्हांस होगा तभी हम रोगों से वंचित रह पाएंगे। इसलिए बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए हम बेहतर से बेहतर, हमारे यहाँ आयुर्वेद में विकल्प है, उसको हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, आयुर्वेद में ब्लैक फंगस का इलाज का भी अब चर्चा आया, हालांकि आईएमए ने उसको पर अभी मानने से मना कर दिया है, तो क्या कुछ ऐसा दे सकते हैं कि हाँ आयुर्वेद पे आप भरोसा, जैसे हर लोग आज अंग्रेजी दवा खा रहे हैं लेकिन कब्जियत के लिए ये क्या कहते हैं आपको आयुर्वेद पे ही डिपेंड है, शरीर में इम्यूनिटी बनाने के लिए गिलोय पे डिपेंड है, तो क्या ऐसा कुछ है दवा या ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें कि आप ठीक है आप ट्रीटमेंट लेते रहे अंग्रेजी, लेकिन आपके बॉडी को इम्यूनिटी और साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए आयुर्वेद ऐसा क्या दे रहा है जो आदमी ये जो डर भी है वो ख़त्म हो जाए कम से कम? देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि कोरोना के चलते ही ब्लैक फंगस का रोग बढ़ा है। ब्लैक फंगस पहले से था, रोग का वर्णन एलोपैथ में भी है, आयुर्वेद में भी है, लेकिन जो है आपको जो दवाइयाँ चली स्टेरॉइड्स वगैरह, जैसा एलोपैथ के डॉक्टरों का, मेरा कोई उसमें ये नहीं है कि स्टेरॉइड वगैरह ज़्यादा चलने से, दवाइयाँ ज़्यादा चलने से, बॉडी इम्यूनिटी कम होने से, दवाइयों का जो है आप जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो है वो सप्रेसिव होती हैं जो है, तो उससे इम्यूनिटी भी कम होता है, उससे ब्लैक फंगस का केस बढ़ा है। उसमें मैं पहले भी कुछ विवाद में ये बात फंसा हुआ है कि मैंने हमारे यहाँ जो है आपको पंचकर्म चिकित्सा, रसायन चिकित्सा और क्रियाकल्प, ये 3 चिकित्साएं का समन्वित प्रयोग करके जो है हम लोग जो है, जिसमें एक जलौका का भी है कि आँख में आप ज़्यादा जानते हैं कि आँख में, कान में, गला में जो है ये इसी माध्यम से जो है आपको जो है फेफड़े तक, हर्ट तक पहुंच करके लोगों को मौत का शिकार बना रहा है। तो हमारा है कि प्राइमरी हमारी एक संभावना ऐसी है, हम फिर मैं कहूँगा कि मेरा कोई क्लेम नहीं है, एक संभावना है और संभावना में बल है। इसलिए कि वो रेफरेंस है सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में वर्णन है कि अगर वो जो है आपको जो है कि क्रियाकल्प के माध्यम से, जिसमें पंचकर्म के माध्यम से, जिसमें जलौका पद्धति भी, लीच थेरेपी भी है, उसको अगर यूज किया जाए प्राइमरी स्टेज में, ऐसा नहीं हम कहते हैं कि बहुत बड़ा एडवांस हो जाए वहाँ जलौका जो है ये कर लेगा, प्राइमरी स्टेज में अगर उसका उपयोग किया जाए बहुत आसानी है जो है। चूँकि आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस में जो ट्रीटमेंट लोगों ने बता रखा है कि 2-2 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है, दिन में 2-3 पड़ता है और 14-15 दिन पड़ता है, तो सरकार के पास भी उतनी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, होंगी भी नहीं जो है, समाज के भी सब लोगों के पास उतना पैसा नहीं होगा। तो ये एक प्राइमरी स्टेज में अगर इसको करने से लोगों को लाभ अगर 10-5% लोगों को ही मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का या हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये चूँकि राष्ट्रीय विपत्ति है, छोटी छोटी चीज़ें भी करके देखने में हमारे समझ से कोई बुराइयां नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, मैं उसके लिए पक्षधर हूं, मैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्रयास भी यहाँ एम्स के माध्यम से प्रोजेक्ट दिया हूं, लेकिन कतिपय कारणों से अभी तक साल भर हो गया नहीं हुआ। तो क्लिनिकल ट्रायल खाली हमारे चाहने से हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल हो, उसमें हम लोग सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधा मिले, कुछ हमको भी अवसर मिले, हमारे लोगों को, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो भारतीय परंपरा में जो है जो 5000 वर्ष 10,000 वर्ष से जिंदा जो शास्त्र हैं वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी गरिमा है, तो उसको जो है देखना चाहिए। और स्पेशली हम आईएमए के जो है एलोपैथिक डॉक्टरों से हमारा नम्र निवेदन होगा कि कोई चीज़ को जो है वो जो है हमारे यहाँ जो है उसको ट्रायल करके देखें, आँख मूंद करके, ये न कहें कि क्वैकरी है जो है। हिंदुस्तान में क्वैक इतने हो गए हैं उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं। जो हमारे आयुर्वेद के जो पढ़े लिखे जो हम जैसे लोग डॉक्टर हैं, अगर हम कहते हैं तो हमारे बातों को गौर से सुने और जो उसमें क्लिनिकल ट्रायल करना हो करें, उसमें हम कहीं बाधक नहीं हैं, हम उनके साथ हाथ में हाथ मिला करके जो है काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात होनी चाहिए कि देश के विपत्ति को हम सब मिल कर के कैसे रोकें। अच्छा, ब्लैक फंगस का ही अगर बात करें तो ब्लैक फंगस के किन किन लक्षणों को आयुर्वेद मानता है कि ये ब्लैक फंगस या ये वाइट फंगस है? देखिए, ऐसा है कि ये तो आप जानते हैं कि वाइट का मतलब कि सफ़ेद जो है, कहीं आपको जो है चमड़े पर कोई सफ़ेद दाग हो गया, वो आँख के पास हो, कान के पास हो, जो है कहीं चमड़े में हो, उसको जो है सिंपल भाषा में हम लोग वाइट फंगस जो है कहते हैं। ब्लैक फंगस जो है आप स्किन में देखते होंगे कि डार्कनेस हो जाती है, आँख में कालापन हो जाता है, आँख के आसपास जो है लालिमा हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है। तो ये सब जो ब्लैक फंगस के लक्षण बताए जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी इस टाइप के लक्षणों का जो है
जिक्र है सुश्रुत संहिता में स्पेशली जो है, चूँकि सुश्रुत माने वो सर्जन थे जो है, तो उन्होंने काफ़ी जिक्र किया है जो है, और उसमें बहुत सारे जो है चैप्टर हैं जो इसी पर लिखा है। उसी में एक लीच थेरेपी है, जो लीच थेरेपी जो है का हम लोगों ने बार बार जिक्र किए कि केवल लीच थेरेपी से नहीं, लीच थेरेपी के साथ और एसोसिएटेड हमारे जो क्रियाकल्प हैं, जो पंचकर्म का है, जो रसायन की पद्धतियों का जो हमारे यहाँ स्पेशलिटीज़ है, उन सब का अगर सम्यक प्रयोग करें तो काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। ये संभावना है, मैं फिर बार बार कहूँगा कि ये संभावना है, और हम लोग कर रहे हैं, कुछ लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। अच्छा सर, जैसे ये जो है ब्लैक फंगस, इसको दिया गया कि जो डायबिटिक मरीज़ है, जो शुगर के मरीज़ है, उनको ज़्यादा, शुगर के भी मरीज़ बहुत हद तक आज आयुर्वेद पे डिपेंड हैं, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशन ले लेना चाहिए? देखिए, सबसे शुगर का जो है ये एक राज रोग कहा गया जो है। शुगर आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ 2 ही रोग ऐसा है जो हम लोगों के यहाँ 7 धातुएं कही गई हैं, जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। ये एक यक्षमा जिसको शोष हम कहते हैं, और दूसरा जो है डायबिटीज जो है आपको जो है जिसको मधुमेह कहते हैं। इन दोनों में जो है तो ये धातुओं का जब क्षय होता है तो इम्यूनिटी भी निश्चित रूप से डे बाई डे डिक्रीज होती है। तो एलोपैथिक दवाइयाँ भी जो खा करके जो है जिनका रिच डाइट वगैरह है, उनको कोई हमारा 45 साल का जो है एक्सपीरियंस मैंने प्रैक्टिस का लाइफ हुआ। मैं 40-45 साल से देख रहे हुए कि बहुत लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, लेकिन ठीक है, इसलिए कि वो केयर रखते हैं। डायबिटीज उन्हीं को दिक्कत करता है जो कि केयरलेस होते हैं, जो कि आपको जो है जिनका रूटीन लाइफ ठीक नहीं है, जिनको मानसिक रूप से ज़्यादा माने फ्रस्ट्रेशन है जो है। इसमें स्पेशली हम लोग के यहाँ कषाय में कड़वा, तिक्त, कषाय, हम लोगों के यहाँ ये 3 चीज़ जो है कहते हैं कि जो है अभी आप देखते होंगे कि मीठा, नमकीन, खट्टा समाज में ज़्यादा हम लोग सेवन कर रहे हैं। तो हमारा अपना या आयुर्वेद का मानना है कि जो है कड़वा, तीता और कसैला चीज़ों की कमी की वजह से, उसके डिफिशियंसी के वजह से भी आपको जो है डायबिटीज होता है। और हम लोग के यहाँ ये 7 धातुओं को वर्धन के लिए हम लोग के यहाँ 6 रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हमारे यहाँ आंवला में, हर्रे में, लहसुन में, इसमें 4-5 रस जो है आपको बताए जाते हैं। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके नियमित रूप से, फिर रसायन चिकित्सा की बात आती है कि डायबिटिक के पेशेंट अगर रसायन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, रसायन का प्रयोग, वो रसायन केवल दवा में नहीं होती है, खान पान में भी होती है, रहन सहन में भी, स्टाइल में भी होती है। आचार रसायन का हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल का सद्वृत्त का वर्णन है। तो इन सब का समन्वित प्रयास करें तो डायबिटीज़ भी रुकेगी, और डायबिटीज़ आप जानते हैं कि सैकड़ों रोगों का घर होता है। तो निश्चित रूप से, और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी योग को आयुर्वेद से अलग माना जा रहा है, नेचुरोपैथ को अलग माना जा रहा है। आयुर्वेद जो है जीवन का विज्ञान है, इसमें योग, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सबका समावेश कहीं ना कहीं था। तो इन सबके समन्वित प्रवेश से आज जो है प्राणायाम पर, आसन पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। हम लोग भी यहाँ योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, योग का कोर्स चला रहे हैं, तो उसको योग के भी जो है लाभों से हम माने अवगत हैं जो है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दुनिया में करीब 80 देशों में जो है योग को मान लिया गया है, जो है आयुर्वेद भी जो है बहुत सारे विदेशों में रिकॉग्नाइज हुआ है। तो आयुर्वेद योग की महिमा को पूरे, हम तो माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, पूरे भारत सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने बिहार सरकार का, जो कि हमारी पद्धतियों को पूरे दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आईएमए हमारा अगर विरोध करता भी है तो उससे हम लोग घबराते नहीं हैं, उनको भी पेशेंसली हम जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में शायद जो है एलोपैथिक के जो मेडिकल कॉलेजों में भी कुछ आयुर्वेद का जो है कोर्स ऐड हो रहा है, और आयुर्वेद के कोर्स में भी जो है कुछ एलोपैथिक ये हो रहा है। तो एक इंटीग्रेशन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि जिस पद्धति में जो अच्छाइयाँ हैं उसको लेकर के पूरे स्वास्थ्य महकमा को जो है, पूरे लोगों को हम कैसे बेहतर स्वास्थ्य कम से कम पैसे में, कम से कम परेशानी में कैसे दे सकें, ये हम लोगों का और सरकार का भी प्रयास है। सरकार के कदमों को ही हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लैक फंगस हो या कोरोना, इससे डरने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल इलाज भी है, मतलब आयुर्वेद में भी इलाज है, आप उस पर एक बार भरोसा करें। और स्वस्थ तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि पूर्णतः इस रोग का भी ये नहीं आया, लेकिन 99% तक इलाज संभव है कोरोना का। तो वहीं लीच थेरेपी के माध्यम से अभी ये
एक रिसर्च के रूप में लिया जा रहा कि इससे हम ठीक हो सकते हैं। ये पुरानी पद्धति है, तो बस इंतज़ार है कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार ये आयुर्वेद को इलाज के लिए, रिसर्च के लिए मौका दे। तो आप आगे भी बने रहें आयुर्वेद से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ, धन्यवाद।